गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सामान्य हिंदी पीवाईक्यू आज है पार्ट 7 और इसमें भी देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व में यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो मॉर्निंग में जो आपको ये पीवाईक्यू डोज मिल रही है जिसमें उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस के पीवाईक्यू आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आयोग के पिछले 5-6 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं वो यूके ट्रिपल एससी के हों या यूके पीएससी के हों, तो इन पेपरों में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं संबंधित विषयों में, तो उन प्रश्नों का यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। और साथ ही दोस्तों ये सीरीज आपके रिवीजन के लिए भी बेहतर है क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सिलेबस से ही निकले होते हैं, तो सिलेबस का भी आपका कहीं ना कहीं दोहराव हो जाता है, यानी कि आपका रिविजन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सीरीज महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग फॉलो करें। तो चलिए आज देखेंगे हिंदी पीवाईक्यू का पार्ट 7 फटाफट। आज थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो जल्दी सेशन हो जाएगा। सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो रेखांकित पद है आपका काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, ये अंडरलाइन है, यहाँ पे हो नहीं पाया क्वेश्चन में, चलिए मैं कर देता हूं। तो सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, तो वाक्य में ये जो अंडरलाइन हमारा रेखांकित पद होगा तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन बी अनपढ़। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ आदमी। ठीक है, अनपढ़ आदमी जिसको काला अक्षर भैंस जैसा दिखता है। ठीक है, तो अनपढ़ जो होता है उसके लिए कहावत प्रयोग की जाती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? देखिए हिंदी में जो है भाई मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, उपन्यास सम्राट इनका नाम है और आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा इनको कहानी सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से फेमस है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत श्रीवास्तव। ठीक है, पूछा जाता है कई बार, धनपत श्रीवास्तव इनका ओरिजिनल नेम था और ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, नवाब राय। ठीक है, बाद में इनको मुंशी प्रेमचंद नाम दिया गया। और यहाँ पर अगर हम देखें रंग भूमि, कर्म भूमि और गबन, ये तीनों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। ठीक है, राग दरबारी जो उपन्यास लिखा है इसके राइटर हैं श्रीलाल शुक्ल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी नोट कर लो, याद कर लो। राग दरबारी जो उपन्यास है राइटर है श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, शुक्ला। तो देखिए प्रेमचंद से एक क्वेश्चन बनता है, प्रेमचंद से एक क्वेश्चन और बनता है, जो इनकी रचनाएं थी ये आपका किस सिद्धांत पे थी, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो देखिए आदर्शोन्मुख। ठीक है, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा को शुरू किया था इन्होंने हिंदी साहित्य में। कहने का मतलब जो दौर चल रहा था उसमें, उस दौर में जैसे गबन आप पढ़ेंगे तो गबन हो गया, गोदान हो गया, नमक का दरोगा कहानी पढ़ेंगे, पूस की रात पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा है, ठाकुर का कुआं। तो इन सभी में उस समय जो समाज में घटित चीजें हो रही थी, जैसे कि छुआछूत था उसमें बहुत ज्यादा। उसके अलावा कैसे जो जमींदार साहूकार होते थे वो गरीब आदमी का तेल निकाल देते थे ब्याज पे पैसे देकर, है ना। किस प्रकार से उस समय जो विधवा महिलाएं थी उनकी स्थिति थी, किस प्रकार से एक गरीब कृषक परिवार की स्थिति थी, इन्हीं सब परिवेश पे मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं आधारित थी। इसलिए इसको कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा। हिंदी में ये परंपरा किसने शुरू की, क्वेश्चन बनता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको शुरू किया था और इसीलिए पॉपुलर भी इतने हुए क्योंकि समाज का जीवित चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में संविधान द्वारा अंगीकृत भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए भारतीय संविधान की आपकी 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के हिसाब से भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, संविधान की 8वीं सूची भारत की 22 भाषाओं को मान्यता देती है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में बनता है। अगर बात करें भारत की राजभाषा कौन सी है, तो भारत में जो राजभाषा घोषित की गई है वो हिंदी है। राजभाषा का मतलब है ऑफिस के कामकाज की भाषा, केवल कार्यालयीय उपयोग की भाषा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज तक हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। काफी लोगों को लगता होगा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी केवल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें 22 भाषाएं।
अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, किसके आधार पे? तो बताना है आपको यहाँ पर जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो मिश्र वाक्य दिया है आपको, ये वाक्य भेद है किस आधार पे? तो ये वाक्य भेद होता है आपका ऑप्शन ए रचना के आधार पे। ठीक है, रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, और ऐसे कभी क्वेश्चन बन जाता है आपका अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं 8 भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पे 8 और रचना या बनावट के आधार पे 3। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में आपका देखिए एक उपवाक्य, एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, या एक वाक्य एक उपवाक्य हो सकता है, और किसके द्वारा जुड़ा हुआ? समुच्चय बोधक शब्द जैसे कि और, एवं, अन्य शब्द मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूं। मिश्र वाक्य में भी सेम चीजें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक प्रधान वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन है आज के सेशन में, पीवाईक्यू है, कभी कठिन आएंगे कभी सरल आएंगे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था। बाकी देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लास चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो संज्ञा के जो भेद हैं कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 भेद है संज्ञा के। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हिंदी में जो वचन प्रयोग किए जाते हैं मूलतः 2 ही वचन होते हैं हिंदी में। ठीक है, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग होता है? तो देखिए लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, कारक जो हमारे हिंदी में होते हैं ना, कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह जो होते हैं इनको परसर्ग भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है परसर्ग किसे कहा जाता है, तो कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है। हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी है? 8। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? ये आपके कर्ता कारक हो गया, कर्ता के बाद कर्म कारक, कर्म के बाद करण कारक, करण के बाद आपका संप्रदान कारक, संप्रदान के बाद आपका अपादान कारक, अपादान के बाद आपका संबंध कारक। ठीक है, संबंध के बाद आपका अधिकरण कारक, अधिकरण के बाद आपका लास्ट होता है संबोधन। ठीक है, तो ये हिंदी के 8 कारक हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिसके द्वारा दर्शाया जाता है उन्हीं को कारक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 8 है, याद रखना। परसर्ग भी इन्हीं को कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं भाई? क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द ही क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अविकारी होते हैं, ध्यान रखेंगे। अविकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है केवल तेज। तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। ऐसे बात करें धीरे धीरे, तो धीरे धीरे शब्द भी आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, बाकी देखिए बुद्धिमान हो गया, मीठा हो गया। देखिए बुद्धिमान आपका विशेषण हो गया, पहला विशेषण हो गया, और मीठा जो है भाववाचक हो गया आपका। ठीक है, मिठास हो गया वैसे भाववाचक, मीठा जो है विशेषण, बाकी विशेषण है तीनों, अन्य 3 विशेषण है। ठीक है, कभी कभी बनता है ना क्वेश्चन, मीठा शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो ये मिठास बनती है। ठीक है, मिठास। अगला देखिए, हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है, और हिंदी में सर्वनाम के 6 रूपों का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन कौन से 6 रूप होते हैं भाई? आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद आपका आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक के बाद हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक के बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, एंड लास्ट होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। पूछ लेता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, और पुरुषवाचक को आप ध्यान से पढ़िएगा। पुरुषवाचक में जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, हिंदी में उच्चारण के आधार पे वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वर्ण होना चाहिए, वर्षों लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वर्णों। तो हिंदी में देखिए आपका उच्चारण के आधार पे वर्णों की जो संख्या किसी भी ऑप्शन में सही नहीं दिया है, तो सभी ऑप्शन इसमें गलत है। हिंदी में उच्चारण के आधार पे स्वर जो होते हैं, वावल्स जो होते हैं, वो होते हैं 11, और हिंदी में उच्चारण के आधार पे व्यंजन जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं? 41। ठीक है, टोटल संख्या हो जाती है आपकी कितनी? 52। ठीक है, उच्चारण के आधार पे। ठीक है, हालांकि इसमें अभी कुछ काउंट नहीं किए गए हैं, जैसे कि आपका ये ढ, ये वाला ढ होता है, ढ होता है,
ऐसे आजकल देखिए हिंदी में एक नए शब्द को मान्यता मिली है, व्यंजन को, ये लॉ, इस प्रकार का जो लॉ होता है ये, ठीक है, इसको मान्यता मिल गई है। तो अभी इसका भी देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उच्चारण के आधार पर भी 52 है फिलहाल के लिए, आप याद रखेंगे। 11 स्वर हैं और 41 आपके व्यंजन है। निम्न में से संकर शब्द कौन सा होगा? संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाओं से आकर बने हुए, उन दो अलग अलग भाषाओं से आया हुआ शब्द होंगे, उनसे मिला हुआ जो नया शब्द होता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, टिकट घर हो गया, ठीक है, और भी बहुत से शब्द होते हैं। इसमें पानदान जो है आपका, ये संकर शब्द है, ठीक है। पानदान, पान हिंदी का शब्द है, दान जो हो गया इसमें आपका ये अन्यत्र भाषा से यानी कि आगत भाषा का शब्द है, दान शब्द। तो पान दान जो हो गया संकर शब्द है। अगला देखिए, शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। तो देखिए, लिंग वचन काल और कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द, ठीक है। विकार पैदा हो जाता है ना उनमें, इनकी वजह से। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं हमारे विकारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विशेषण वाले जो शब्द होते हैं ये भी हमारे विकारी होते हैं। केवल यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो अव्यय होते हैं, अव्यय में हमारा क्रिया विशेषण भी आता है, तो अव्यय के अंदर क्रिया विशेषण और अन्य जो आते हैं वो अविकारी होते हैं, उनपे लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विकारी शब्दों पे इनकी वजह से इंपैक्ट हो जाता है, वो बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख के पर्यायवाची कौन से निम्न में से? तो आंख का पर्यायवाची देखिए, चक्षु भी होगा, लोचन भी होगा, दृग भी होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची आंख के नयन हो गया, नयन के अलावा दृष्टि भी आंख का पर्यायवाची होता है, नेत्र हो गया, ठीक है, लोचन तो आई है आपका, अंबक, अंबक भी आंख का पर्यायवाची होता है, और इसके अलावा अक्षी, अक्षी भी आंख का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रात का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। देखिए, रात का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो रात्रि होता है, रजनी होता है, विभावरी होता है, ठीक है। नीरद जो शब्द है इसमें ऑप्शन बी, वो आपका किसका है? बादल का पर्यायवाची है। नीरद जो है बादल का है, ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। इसके अलावा रात शब्द के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो होता है सरवरी, सरवरी का मतलब भी रात होता है, निशा, निशा का मतलब भी रात होता है, यामिनी, यामिनी का मतलब भी रात होता है, ठीक है। और आपका रैन, तभी रैन बसेरा बोलते हैं, रात्रि बसेरा, ठीक है, रैन भी जो शब्द है हमारा। और इसके अलावा, ठीक है, रजनी हो गई, विभावरी हो गई, रात्रि तो हो ही गई। अगला देखिए, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तो आविर्भाव का जो विलोम होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए तिरोभाव, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे, इनमें से सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो उपसर्ग देखिए वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और उनमें विकार पैदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुधन आपका हो जाएगा क्या? बोध, सुधन बोध, बोध अलग है, सु इसमें उपसर्ग लगा तो ये हो जाएगा आपका सुबोध, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देनदार और लेनदार शब्दों में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो देनदार और जो लेनदार शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय जो है शब्दांश, ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो देन और लेन में जुड़ा है दार, तो दार प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो देखिए, समास आपका यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, लेकिन यूके पीएससी के जो एग्जाम होते हैं जहां पे हिंदी पूछी जाती है उसमें आपका समास सिलेबस में है। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें आपका अविकारी शब्द होते हैं, तो यानी कि इसमें भी अव्यय के शब्द देखने को मिलते हैं। यथा विधि, रातों रात, यथा शक्ति, उपयुक्त सभी में अव्ययी भाव समास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, सही युग्म का चयन कीजिए। तो आपको एक तरफ वाक्य दिया है, दूसरी तरफ आपको संबंधित वाक्य की विशेषता दी गई है। वह अच्छा लड़का है, इसमें गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही है। इस साल कम उपज हुई है, गुणवाचक विशेषण, ये गलत हो जाएगा। देखिए, उपज कम हुई है, कम या ज्यादा जो है आपका किसको दर्शाता है? परिमाण को, इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो गया, इसमें परिमाणवाचक होगा, गुणवाचक नहीं होगा। उनको आने में अभी 7 दिन शेष है, 7 दिन यानी कि 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? संख्यावाचक विशेषण प्रयोग हो रहा है, संख्यावाचक है इसमें, और इसमें परिमाणवाचक दिया है जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल पहला जो सेंटेंस है वह अच्छा लड़का है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है, अच्छा, तो ये आपका सही है, बाकी गलत है सभी, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य को चुनिए। तो संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं भाई, आपका वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, उसी में आपका संकेतवाचक भी होता है।
संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि एक बात का घटित होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, वो संकेतवाचक वाक्य होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यदि वर्षा होती तो फसल होती, ठीक है। यानी कि बारिश होने पे फसल की उपज थी, यानी कि पहली क्रिया पे दूसरी क्रिया आधारित थी। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम उत्तीर्ण हो जाते, या अगर तुम परिश्रम करते तुम सफल हो जाते। तो एक क्रिया का असर दूसरी पे पड़ता है, या फलित क्रिया जो होती है वो पूर्व क्रिया पर आधारित होती है, तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। आज सिंपल क्वेश्चन थी तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन था नहीं। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट अदर टॉपिक के साथ। बाकी ये मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस जीके का बेहतरीन रिवीजन इसके माध्यम से आपका हो रहा है। और जल्दी ही दोस्तों, काफी लोग बोले थे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, तो पुलिस कांस्टेबल और आगामी फॉरेस्ट गार्ड के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे, बस तैयार हो रहे हैं। जल्दी ही मतलब मान के चलो विद इन वीक में वो आपका लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें और अपनी मेहनत और रिवीजन करते रहें, अपने आप पे विश्वास रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।